हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आप सब अच्छे होंगे। तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये बेटा जेनेटिक्स का चैप्टर है क्लास 12 का, जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वेटेज रखने वाला है। तो इस चैप्टर के हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से लेते हुए हम इसको एडवांस लेवल तक जाएंगे, जैसा कि हम हर बार जाते हैं। तो अभी हम इस चैप्टर का ABCD पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज का पूरा ओवरव्यू लेंगे कि फर्स्ट पेज में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो बेटा ये जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं हम, एनसीईआरटी फर्स्ट पेज की। एनसीईआरटी फर्स्ट पेज में क्या लिखा है हमें, वो हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चा। तो अभी हम देखने वाले हैं व्हाट इज जेनेटिक्स। अब देखो बेटा, सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, कायदे कानून पढ़ेंगे उसके। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले वो समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जेनेटिक्स क्या है। अभी हम जेनेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जानना है कि जेनेटिक्स क्या चीज होती है। तो इसको कहते हैं, हम एक डेफिनेशन से समझेंगे बेटा। डेफिनेशन कैसी है जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ, देखो जेनेटिक्स में लिखते जा रहा हूं इधर, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with variation of character and variation and inheritance of character from parents to progeny। मतलब बेटा ये क्या लिखा है, जेनेटिक्स क्या रहता है कि एक ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। समझ में आ रहा है आप लोग को। मतलब कि जीन का ये किसी वेरिएशन का बदलाव होता है जो अपने पेरेंट्स से उसके बच्चों में आता है। ठीक है, उसको हम एग्जांपल्स के तौर पे समझेंगे। इससे पहले हम समझ लें कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। तो बेटा इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर is passed from parents to progeny। मतलब बेटा एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस है जहां पे कैरेक्टर कैरेक्टर क्या रहेगा मैं आपको आगे बताऊंगा, जो कि पास्ड होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी, मतलब उसके बच्चों में। इसी तरीके से हम क्या समझेंगे, वेरिएशन समझेंगे। वेरिएशन क्या रहता है बेटा, ये डिग्री बाय विच ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी डिफर विथ देयर पेरेंट्स। मतलब के बच्चा क्या होता है इसमें, वेरिएशन का मतलब है चेंज। अब वेरिएशन चेंज कैसा होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स में जो माँ बाप रहते हैं उनकी तरह बच्चे रहते हैं, एग्जैक्ट सेम तो नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आएगा। और ये डिफरेंस किस वजह से आता है, ये बेटा डिफरेंस आता है आप लोग का, डिफरेंस आएगा आप लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। मैं बताया था लास्ट लेक्चर में आपको, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देयर इज नो वेरिएशन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसी चीज में बदलाव आएगा सेम स्पीशीज में। आप देख सकते हो हम हमारे मम्मी पापा की तरह नहीं दिखते हैं, तो इसलिए हम वेरिएशन और इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हम जेनेटिक्स का कंसेप्ट पढ़े। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ
वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। ठीक है, या पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग भी लिख सकते हैं बेटा इधर, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब हम इसके कैरेक्टर की तरफ आते हैं धीरे धीरे कैसा रहता है। ठीक है, अभी मेरे को डस्टर चाहिए, वेज में डस्टर, जस्ट अ सेकेंड बच्चा। हाँ, let me see all thing is visible na. Time. Okay, then correct. We have completed the genetics inheritance variation. ठीक है बच्चा, नाउ वी कमिंग आउट द प्रोसेस। अब हम बेटा देखेंगे कि प्रोसेस क्या रहता है। ओके, अभी देखो सबसे पहले ह्यूमंस को पहले के जमाने में पता था कि वेरिएशन क्या होता है, बदलाव क्या रहता है। तो उन लोगों को सिर्फ बेसिक ऑफ बायोलॉजी नहीं पता था कि इसके बायोलॉजी का मतलब बेसिक साइंटिफिक टर्म में क्या आएगा। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि ह्यूमंस already know the source of क्या सोर्स रहेगा बेटा, वेरिएशन। मतलब ह्यूमंस को पता था कि कुछ ना कुछ सोर्स है वेरिएशन का। बेटा अब ह्यूमन को कौन सा सोर्स पता था, देखिए ह्यूमन को सोर्स पता था कि वो सोर्स क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बच्चा, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोग को सोर्स पता था। अभी इन लोग क्या करते थे, दे एक्सप्लॉइटेड, मतलब दे एक्सप्लॉइटेड यानी ह्यूमन बींग्स, दे एक्सप्लॉइटेड क्या कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता था वेरिएशंस occurs naturally in wild area, wild populations। ठीक है बच्चा, कहाँ पे उनको पता था कि बहुत सारे पॉपुलेशंस में वेरिएशन उनको पाए जाते हैं। ये सब आपके एनसीईआरटी की लाइन से अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन में आपको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में दे रहा हूँ बच्चा। तो ये क्या लिखा है, वेरिएशन ऑकर्स नेचुरली इन वाइल्ड पॉपुलेशन। तो फिर वहां पे कैसे सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन होगा। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स जो ब्रीड के एनिमल्स है, अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स वो आपस में इंटरमेट करेंगे। अब इसमें कुछ भी आ सकता है बच्चा, इसमें एनिमल्स आ सकते हैं, एनिमल्स भी अलग पॉपुलेशंस में आएंगे, फिर इसमें प्लांट्स वगैरह भी आ सकते हैं। बराबर, ह्यूमंस ने क्या किए, ऑर्गेनिजम्स, बच्चा पर देखो इसको, ऑर्गेनिजम्स विद डिजायरेबल कैरेक्टर, डिजायरेबल कैरेक्टर उनको लिए, और फिर क्या करें, उनको लेने के बाद एक प्रोसेस करें। कौन सा प्रोसेस करें, देखो बच्चा पहला प्रोसेस करेंगे आपको डोमेस्टिफिकेशन, डोमेस्टिफिकेशन जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये नीट का क्वेश्चंस था। दूसरा प्रोसेस क्या था, दूसरा प्रोसेस करते हैं लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अभी ये कैसा सिलेक्शन हो रहा था यहाँ पे, नेचुरल सिलेक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर रहे। डोमेस्टिफिकेशन यानी, डोमेस्टिफिकेशन मतलब बेटा उसको ग्रो करना, फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन कैसे करेंगे, जो एनिमल या जो प्लांट सबसे बेस्ट रहे, जो सबसे डिजायरेबल करेक्टर, मतलब अपने को जैसा बेस्ट प्रोडक्ट चाहिए, तो वो लोग वो एनिमल या वो प्लांट को पिक करते थे, उन लोग का आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते थे। और इसी के साथ बेटा एक एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आता है। और इससे क्या होता है, जब आर्टिफिशियल और डोमेस्टिफिकेशन करेंगे तो बच्चा उससे हमें मिलते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर कर देता हूँ। तो बच्चा उससे हमें मिलता है एक न्यू वेराइटी, इवॉल्व न्यू वेराइटी या ब्रीड्स। ठीक है, जिसमें हमें, जब हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन करेंगे तो हमें न्यू वेराइटी या ब्रीड्स मिलेगा, जो हमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल दिया आपको फर्स्ट पेज में ही है, सहीवाल काऊ।
साहिवाल काऊ। तो बच्चा ये एक प्रोसेस था कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्यों करते, लेकिन इसमें ड्रॉप इन लोग को ये सब चीज तो पता था, वेरिएशंस तो पता था, लेकिन इन्हें साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था। साइंटिफिक डू नॉट नो साइंटिफिक बेसिस। ठीक है, इन्हें तो पता था कि वेरिएशंस आता है पुराने के ह्यूमन बींग्स, लेकिन उन्हें साइंटिफिक नोज नहीं, साइंटिफिक बेसिस उन्हें नहीं पता था। तो इसके बाद अभी हम पढ़ना चाहेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है बच्चा, तो अभी हम इसको करेंगे रफ। अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को स्टॉप करके बेटा आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। सी बेटा, ये जो मैं लाइन देख रहा हूं, अगर आप इसके बाद हम एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करोगे तो आपको ये क्लियरली समझ आएगा कि सर ने क्या चीज पढ़ाई हुई है। ठीक है बेटा, अभी देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हम आएंगे सी मेंडेलियन जेनेटिक्स। ये क्या थे? ग्रेगर मेंडल थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म हुआ था, बर्थ उनका हुआ था ऑस्ट्रिया में। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया में, और मे बी इनका था 1822 समथिंग। इफ मे बी रॉन्ग तो प्लीज करेक्ट इट, लेकिन इतना आपको सवाल पूछने में नहीं आएगा। लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे, जेनेटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था जो कि बहुत सक्सेसफुल हुआ था। वो जेनेटिस्ट, वो उनका प्रोसेस का नाम था, जो एक्सपेरिमेंट का नाम था मेंडेलियन जेनेटिक्स। तो बेटा हमें जीन के बारे में जो पता चला है आज, वो किसकी वजह से पता चला है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, ग्रेगर मेंडल की वजह से हमें ये चीज को पता चली थी। अब हम कैसा पढ़ेंगे बच्चे इसका? देखिए, अभी इनका एक्सपेरिमेंट हुआ था, हमें क्या क्या याद रखना है? सबसे पहले, सबसे पहला पॉइंट बेटा याद रखेंगे हम, एक्सपेरिमेंट ऑन। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे करे थे? क्या प्लांट पे करे थे या एनिमल पे करे थे? तो बच्चे इधर हमें याद रखना चाहिए, एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। पी प्लांट को बच्चे क्या बोलेंगे हम? साइंटिफिक टर्म क्या है पी प्लांट का? पाइजम सथाइवम। ठीक है, दिस इज द सटाइवम, साइंटिफिक टर्म ऑफ पी प्लांट। उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गार्डन पी भी बोलते हैं, गार्डन पी। ओके, अब ये कौन सी ईयर में हुआ था एक्सपेरिमेंट? कौन सा ईयर था बच्चा? ये देखो, आपके एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूँ बच्चा मैं, ये ईयर था बेटा 1856 टू 1863। ठीक है बेटा, 1856 टू 1863। कितने साल हुए टोटल? इधर के चार और इधर के तीन, टोटल हमारे हो गए 7 ईयर्स तक। इन्होंने क्या करा था? एक्सपेरिमेंट पे अपना टाइम लिया था। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट बच्चा पब्लिश कब हुआ था? देखो, एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड ऑन द ईयर, कब हुआ था बच्चा? देखो, ये हुआ था 1865। बच्चा ये जो मैं जितना बता रहा हूँ ना, ये ऑल आर PYQs। ठीक है, ये आपको पीवाई को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब डाटा पूछा गया है। उसके बाद हमें क्या देखना है? ये पब्लिश होने के बाद इसका वर्क है वो डीरिकॉग्नाइज्ड हो गया था, मतलब लोग भूलने लगे थे। तो इसको वापस से रीडिस्कवर किसने किया था? ये तीन साइंटिस्ट थे। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट किसने कर रहे थे? कितने साइंटिस्ट कर रहे थे इन लोगों ने? थ्री साइंटिस्ट, थ्री साइंटिस्ट। अब बेटा वो साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लेते हैं, तो वो साइंटिस्ट के हम नाम लिखेंगे। पहले साइंटिस्ट का नाम देखो बेटा क्या लिखा है, कार्ल कैरेंस। सेकेंड साइंटिस्ट का नाम था ह्यूगो डोवरीज, ह्यूगो डिवरीज। बेटा थर्ड साइंटिस्ट का नाम था
इनरिक वॉन शिमाक। बेटा इसमें टी साइलेंट रहेगा, शिमाक। ठीक है बेटा, ये साइंटिस्ट ने क्या करे थे, रीडिस्कवरीज ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट करे थे। उसके बाद, और ये कौन सी ईयर में करे थे बेटा, तीनों ने रीडिस्कवरी करे इन द ईयर 1900। ओके, कितने साल के बाद हुआ, 65 और 1900, मतलब आफ्टर 35 इयर्स ये तीनों साइंटिस्ट ने रीडिस्कवरी करे थे। उसके बाद लास्ट पॉइंट में हमें ध्यान देना है कि एक्सपेरिमेंट हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंट का बच्चा नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट नेम क्या था, इसका नेम था बच्चा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इसका नाम था बेटा हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो ये चीज आपको लिखना है तो लिखो, मैं हट आ रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। नोट इट डाउन बेटा, नोट इट डाउन। ठीक है, अभी बेटा मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में हमें समझ में आया, मेंडेलियन जेनेटिक्स का भी हुआ था। अब ये इसके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट्स क्या थे, वो किस तरीके से मेंडल अपना आगे काम किया था। तो मैं इसको कर रहा हूँ रब, और आप वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, कभी वीडियो का टाइमिंग ज्यादा हो रहा है तो मुझे चेक करते भी रहना पड़ता है कि मेरा माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है। लास्ट टाइम मुझे ऐसी हुआ, देखो मैंने वीडियो शूट करा, वीडियो शूट करते वक्त मैंने 1.5 घंटे का लेक्चर लिया, सडनली पता चला कि द माइक इज ऑफ। ठीक है, तो माइक ऑफ था मेरा पहले से ही, मुझे ध्यान नहीं था। तो बच्चा ठीक है, अब अब एक सवाल आता है, तो सवाल क्या रहता है, सवाल है व्हाई मिंडल गेट सक्सेस, मिंडल को सक्सेस क्यों हासिल हुई। ठीक है, उसको बेचा, मेंडल को सक्सेस किस लिए मिली, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी का ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज द एनसीईआरटी लाइन। इसमें बेटा सबसे पहला जवाब जो था, वो जवाब था कि मिंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट में पी लिया था, पी प्लांट लिया था, तो वो कैसा लिया था, वो लार्ज अमाउंट में लिया था, लार्ज सैंपल साइज में लिया था। तो इधर मैं लिखूंगा बेटा लार्ज सैंपल साइज। ये क्या कर रहा था, इंक्रीज क्रेडिबिलिटी टू रिजल्ट। मतलब ये क्या कर रहा था, जब हम लार्ज साइज के सेम लार्ज लेंगे, बहुत ज्यादा टाइप्स के, मतलब बहुत ज्यादा प्लांट्स लेंगे, तो हमें उसमें आसानी होगी रिजल्ट्स को देखने में। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक रिजल्ट बार बार सेम आ रहा हो, जैसे हमने क्रॉस करा लिया किसी दो प्लांट्स का, और दो प्लांट्स को क्रॉस कराने के बाद हमें एक प्लांट मिलता है, तो हो सकता है वो प्लांट हमें सही ना मिला हो, बाई चांस आ गया, लेकिन बार बार क्रॉस कराने पे सेम ही प्लांट मिल रहा हो, तो हमें क्या फिर समझ में आएगा कि वो एक्सपेरिमेंट सही एक्सपेरिमेंट है। इसलिए मेंडल ने लार्ज सैंपल साइज लिया था, मतलब बहुत सारे पी प्लांट्स में उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। बच्चा ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है, ये एक्सपेरिमेंट पी प्लांट का रहता है। जो पी प्लांट क्या रहता है, बायसेक्सुअल प्लांट रहता है। कैसा रहता है बेटा, बायसेक्सुअल प्लांट रहता है। अब उसके बाद बेटा जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट उनका कैसा था, कंफर्मेशन टू हिज इन्फ्लुएंस या रिजल्ट on result of experiment on successive generation। मतलब बेटा इसमें क्या है,
जो उनका इन्फ्रेंस था, मतलब जो कंक्लूजन था या रिजल्ट आता था, वो एक्सपेरिमेंट उनको कैसे कंफर्म होता था कि उन्होंने उन्होंने लार्ज साइज तो लिए थे, तो बार बार जब वो कंफर्म कर रहे थे, सक्सेसिव जनरेशन कर रहे थे, बार बार वही क्रॉसिंग कर रहे थे, तो उन्हें कंफर्मेशन मिल रहा था। इसलिए उनका सक्सेस होने का दूसरा रीजन ये था। बेटा उनका तीसरा रीजन क्या था? उनका थर्ड रीजन ये था बेटा कि उन्होंने गार्डन पी को सिलेक्ट किया था। गार्डन पी को सिलेक्ट करा था। गार्डन पी को सिलेक्ट करने पर उनको क्या हुआ, वो मैनिफेस्ट, एनसीईआरटी की लाइन है, मैनिफेस्ट ऑन टू अपोजिट ट्रेड, manifest on two opposite traits that all output into a all output into a experimental way. This is the NCRT line. इसमें क्या हुआ बच्चा, इसमें क्या इन्होंने करे, मैनिफेस्ट और टू अपोजिट ट्रेड। जब उन्होंने एक ट्रेड से, उनके पास कितने अपोजिट ट्रेड लिए थे? दो अपोजिट ट्रेड। जैसे कि एक प्लांट लिए थे टॉल मतलब लंबा, एक प्लांट लिए थे डॉफ मतलब छोटा। ठीक है, जब भी टॉल और ड्रॉफ को उन लोग यहाँ पे क्रॉसिंग कराते थे, तो हमें बहुत इजीली समझ में आता था कि कितने उसमें क्या निकलेगा, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, रेसेसिव आ रहा है, क्या डोमिनेंट आ रहा है। लेट मी चेक माय स्पीकर इज ऑन और नॉट। Okay, it's correct. Huh? And the fourth point is his result pointed the general rule of inheritance. क्या कर रहे थे बेटा, उनके रिजल्ट जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस को फॉलो करे, रादर देन अनसब्सटेंटेड अनसब्सटेंटेड डेटा। मतलब कुछ हवा में बात नहीं करी गई थी, वो पूरा एक तरीके से क्या था, पूरा एक तरीके से फ्लो चार्ट में, एक डायग्राम में, एक बॉक्स के फॉर्म में पूरा किया गया था, एक डाटा बनाया गया था। तो इसलिए हम इसमें हवा में बात करना इसे नहीं कह सकते थे। तो ये चार पॉइंट्स की वजह से बेटा मेंडल को सक्सेस मिली थी। चार पॉइंट को ध्यान में रखो। ये पॉइंट समझने के बाद अब गो थ्रू करिए एनसीईआरटी का पेज, और एनसीईआरटी आप समझ लीजिए इसका क्या दूसरा प्रोसेस आएगा। अब हम पढ़ेंगे इसका जो एक्सपेरिमेंट है बेटा, मेंडल का एक्सपेरिमेंट का क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, कितने पॉइंट्स आते बच्चा। तो वेयर इज माय डस्टर? दिस इज माय डस्टर। सो वी विल स्टडी द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। After a long time I shoot a video, that's why I'm slightly nervous. Okay beta, let's see. This is the hybridization experiment. Hybridization experiment is basically divided into four parts. इसमें आएगा बेटा सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक है बच्चा, सबसे पहला आएगा अपना सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। सेकंड बेटा रहेगा हमारे इसमें क्रॉस। जब पेरेंट्स का सिलेक्शन हो जाए तो हम उनमें दोनों में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे। थर्ड बेटा रहेगा इसमें रिजल्ट। इससे बेटा फोर्थ रहेगा हमारा इन्फ्रेंस मतलब कंक्लूजन। अबे
अब उधर जा दलिंदर। मेरा पूरा खराब हो गया। हाँ, क्या चाहिए? चिकन। हाँ, या चिकन ले लो। 6 किलो ले ले, 1 किलो मोच के इधर घर का कटवा लेगा। हाँ, पैसे किधर है? नहीं नहीं, कुछ पैसा लेके चले बहुत। बोला रात में वाजिद भी आके पूरा पेमेंट क्लियर करेंगे, कुछ बोलना 5480 रुपया है ना। 5,500 के करीब करीब है, ये भी 5 ऐड का, तो वाजिद भी रात में आके क्लियर कर देंगे। 6 किलो ऐड कर। ठीक है, मैं सो जाऊंगा, अभी मैं सोया नहीं। वो लेके चले आना। तो दुकान पे सामान रख के आ जाना, करेंगे ना हम लोग। हाँ, सॉरी दोस्तों। तो ठीक है, आवाज आ रही है तो बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स को पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं, मेंडल सेलेक्टेड ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। मतलब बेटा, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या आता है आपको पता है? ट्रू ब्रीडिंग यानी एक जेनेटिकली सेम ब्रीड, मतलब सेल्फ पॉलिनेटेड, जैसे हम इसे हम कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस। होमो मीन्स बेटा सेम। ठीक है, तो कैसा रहेगा? होमोजाइगस या जाइगस से अपना जाइगोट में आ जाएगा, गैमेट्स में आ जाएगा। तो होमोजाइगस नॉर्मली हमें कैसा मिलता है बच्चा? या तो ये रहेगा, या तो बच्चा ये रहेगा। ठीक है, ये कभी भी होमोजाइगस नहीं आ सकता, ये अलग आ गया, ये अलग आ गया, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? हेटेरोजाइगस आ जाएगा। तो मेंडल ने क्या सिलेक्ट करे थे? मेंडल ने सिलेक्ट करे थे होमोजाइगस सेम। और मेंडल ने करे थे 7 कैरेक्टर, मतलब 14, 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर, मतलब 14 वेराइटीज। जिसे हम देखेंगे 7 कैरेक्टर, या उन्होंने लिए थे 14। ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है बेटा, कंट्रास्टिंग यानी एक कैरेक्टर में दो आएंगे, एक आएगा टॉल, एक आएगा डॉग। और 14 वेराइटीज, 14 वेराइटीज ऑफ ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, 14 वेराइटीज ऑफ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स ऑफ पीस। कौन सा प्लांट्स है बेटा? पी का। इन्होंने कैसा करे थे? 7 कैरेक्टर लिए थे। अब कौन कौन से 7 कैरेक्टर, उनकी 14 वेराइटीज कैसे हो रहे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, जो कि इजीली आप एनसीईआरटी के बॉक्स में, जो आपको येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, हल्का सा ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया रहेगा, उसमें आपको ये अच्छे से दिख जाएगा। तो बेटा देखो, हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ही पढ़ रहे हैं अभी हमें। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स का रहना, तो पेरेंट्स कैसा रहना चाहिए वो देख रहे हैं। देखो बेटा, हमारा ये है, एक बॉक्स बना है। ठीक है बेटा,
बॉक्स में हमें सबसे पहले इधर दिया है कैरेक्टर। कैरेक्टर के बाद बेटा हमें दिया है यहाँ पे डोमिनेंट। ये क्या बेटा रहेगा, ट्रेट रहता है ये डोमिनेंट। क्या रहेगा, एक ट्रेट। यहाँ पे बेटा क्या रहेगा हमें, रिसेसिव ट्रेट। ओके, ये है दो टाइप के ट्रेट, वन इज डोमिनेंट वन इज रिसेसिव। अब बेटा तुम लोग को मैं बता रहा हूँ कि डोमिनेंट और रिसेसिव को हम एक अच्छे एग्जाम्पल से जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल है बच्चा कि एक पेरेंट है, ठीक है, एक फादर है, उनका एक फादर मदर के दो बच्चे हैं। दो बच्चों में दोनों बच्चे सेम बर्थ करे हैं, ओके, सेम उनका हाइट एज वगैरह सब सेम है। बट उसमें कुछ कैरेक्टर, मतलब एक बच्चा जो है वो ज्यादा एक्सप्रेसिव है, मतलब एक बच्चा मतलब बहुत कम बोलता है तो वो ज्यादा दिख के नहीं आता है, लेकिन वो तो प्रेजेंट है। लेकिन दूसरा बच्चा क्या है, हर चीज में कॉन्फिडेंस है, ज्यादा बोलता है। तो वो लोग किसको ज्यादा देखते हैं कि वो दो बच्चों में ज्यादा जो डोमिनेंट होता है, मतलब वो जो ज्यादा करता है वो कौन आएगा, दूसरा बच्चा आएगा। तो वैसे बेटा एक टॉल और डॉफ प्लांट है, जैसे एक टॉल और डॉफ, टॉल में किसको लूंगा, जो डोमिनेंट है, और रिसेसिव किसको लूंगा, जो डॉफ है, जो छोटा है। इसी तरीके से हमें एनसीईआरटी में कैरेक्टर दिए हुए हैं। तो कैरेक्टर को हम बच्चे कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे फ्लावर हाइट। यहाँ पे फ्लावर की जगह हम पहले ले लेते स्टेम हाइट। मैं आपको बताऊंगा बेटा ये याद कैसे करना है, मैं आपको बिना देखे एनसीईआरटी का बॉक्स बना के बताऊंगा। स्टेम हाइट के देखे हम यहाँ पे लिख लेते एक शॉर्ट फॉर्म, एफ टी एस। एफपीएस देखते हो ना आप, फ्रेम पर सेकेंड, मोबाइल्स में आजकल बहुत आप लोग को पता होगा फ्रेम से पर सेकेंड। एफ से दो एफ आ जाएगा यहाँ पे, एक फ्लावर इधर आ जाएगा, एक फ्लावर इधर आ जाएगा। इजी वे बता रहा हूँ आपको बॉक्स याद करने का, ठीक है। पी से पॉड आ जाएगा, पॉड यानी आप देखो पी देखोगे, फली वो आता है मटर फली, तो आप उसके जो कवरिंग रहते हैं उसको पॉड बोलते हैं, ठीक है। इधर एक दूसरा पॉड आ जाएगा। यहाँ एस से आ जाएगा बेटा सीड, सेकेंड यहाँ पे दूसरा सीड आ जाएगा। तो बेटा गिनो ये कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। मिंडल ने क्या लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे और 14 वेराइटीज आई थी उसके अंदर, ठीक है। तभी फ्लावर कैसा रहेगा अपना, फ्लावर का सबसे पहले हम देखेंगे कलर, ओके। फ्लावर का फिर दूसरी बात हम देखेंगे पोजीशन, बेटा फिर हम लेंगे पॉड का कलर, फिर पॉड का शेप। अब यहाँ शेप आया तो यहाँ भी शेप लिख देना है, सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है। हमें लाइन वाइज ही याद करना है बेटा, ठीक है। लाइन वाइज याद करने पे देखो हमें अभी बेटा मैं तुम लोग को एकदम प्रॉपर वे में समझा दूंगा कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है। फिर हमें इजीली इसको क्रॉसिंग ओवर करने में मजा भी आएगा। ये मैं पहले इसको बॉक्स बना लूं, आई एम रेडी विद द बॉक्सेस, ठीक है बच्चा। अभी आप ये मैं इसको यूज कर लियो एफ, इसको यूज कर लियो पी, इसको यूज कर लियो मैं एस, ठीक है। यहाँ पे मैं स्टेम हाइट लिखूंगा टॉल, या लिख दूंगा डॉर्फ। जो ये कॉलम में लिख रहा हूँ ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट है, मतलब ये अपने आप को दिखलाएंगे। फ्लावर कलर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, वायलेट, वायलेट डोमिनेंट में आता है। यहाँ पे अपना आ जाएगा व्हाइट। बेटा फिर यहाँ पे फ्लावर पोजीशन कैसा आएगा, इधर आ जाएगा हमारा एक्सियल, एक्सियल फ्लावर किसको बोलेंगे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा बेटा टर्मिनल, टर्मिनल मतलब ये पत्ती इधर से निकली, इधर से फ्लावर हमारा कुछ इधर से निकल रहा है, ओके। टर्मिनल यानी साइड से, ये क्या आ जाएगा अपना रेसेसिव। उसके बाद हम पॉड कलर देखेंगे, तो पॉड कलर यहाँ पे हमें को डोमिनेंट में पॉड कलर कौन सा मिलेगा, बीच देखोगे आप ये हरे टाइप के, वो डोमिनेंट में रहेगा। उसके बाद ये रहेगा मटर, मटर बोल रहा हूँ मैं, और यहाँ पे रहेगा येलो में रहेगा रेसेसिव। इसी की तरह हम पॉड का शेप देखते हैं, यहाँ पे हम पॉड का शेप देखेंगे एकदम स्मूथ। यहाँ पे बेटा शेप कैसा रहेगा, कंस्ट्रिक्टेड,
कंस्ट्रिक्टेड। बेटा यहाँ क्या आएगा अपना सीड का शेप। सीड का शेप किस टाइप से रहता है? राउंड। और यहाँ पे आ जाएगा रिंकल्ड। राउंड एंड रिंकल्ड। रिंकल किस में आएगा? रिसेसिव में आएगा। ये आप याद करने की कोशिश करो। ऐसी सीड का कलर बेटा क्या आएगा? सीड का कलर यहाँ पे आ जाएगा येलो डोमिनेंट में, और इधर पे आ जाएगा ग्रीन। समझ में आया बेटा? तो ये थे 7 कैरेक्टर। देखे 7 दिखा ना कैरेक्टर। ये 7 कैरेक्टर और वेराइटीज कितनी हो जा रही बेटा इसमें? 14 ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। वेराइटीज ऑफ टी प्लांट। क्या मैं इससे ये लिख सकता हूँ? इजम सच्चा एवं। क्या मैं इसको गार्डन पी भी लिख सकता हूँ? गार्डन पी। तो ठीक है बेटा, तो हमारे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का फर्स्ट वाला सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स खत्म होता है। अभी हम देखेंगे क्रॉसिंग कैसे कराना है ना। ये 7 कैरेक्टर्स में से हम कुछ भी चीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। या तो टॉल को डॉफ के साथ क्रॉस करा दो, वायलेट को येलो व्हाइट के साथ, एक्सियल को टर्मिनल के साथ, ग्रीन को येलो के साथ, स्मॉल को कंस्ट्रिक्टेड के साथ, राउंड को रिंकल के साथ, येलो को ग्रीन के साथ। ठीक है बेटा, अब देखते हैं। लेट मी सी, मेरा वीडियो बंद तो नहीं हुआ है? ओह, लेट्स गो। ठीक है, अब हमारा था मेंडल क्रॉसिंग। सेकेंड वाला था बेटा हम हमारा क्रॉस। ठीक है, अब इसको हम मेंडल क्रॉसिंग भी बोलते हैं। मेंडल क्रॉसिंग। तो बेटा इसमें किस टाइप की क्रॉसिंग हुई पहले हम देखते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब इसमें हमने कैरेक्टर सिंगल सिंगल कैरेक्टर लिया। जस्ट लाइक ये हमने एक पेरेंट लिया जो है हमारा टॉल, क्रॉस कराया हमने एक पेरेंट से जो हमारा मिल गया डॉल्फ, है ना। अब हमने इसको क्रॉसिंग कराया है। ये कैसा है बेटा? ये हमारा पेरेंटल। हमने इसकी क्रॉसिंग कराया, हमें क्या मिल गया? एक प्लांट मिल गया जो हमारा मिला टॉल ही मिला हमें। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? F1 जनरेशन। इसको हम कह सकते हैं फेलियर 1 जनरेशन। ठीक है, अब फेलियर 1 जनरेशन देख सकते हो आप। टॉल और डॉफ को मिला के हमें क्या मिलता है? टॉल ही मिलता है। मतलब यहाँ पे क्या डोमिनेट हुआ? डोमिनेट करा। अब टॉल मिलने के बाद जब हम उसकी वापस से सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, जैसे सेल्फिंग बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब सेल्फिंग क्या रहता है बेटा? नॉर्मली हम इसको ये भी कह सकते हैं क्रॉसिंग विथ सेम जीनोटाइप से क्रॉसिंग विथ सेम जीनोटाइप कर लिए। अभी मैं बताऊंगा सेम जीनोटाइप कैसा होगा। बेटा जैसे ये हमारा है ना, तो इसका जीनोटाइप कैसा रहता है? एक ये जीनोटाइप। ओके, तो इसको क्रॉसिंग कराएंगे इसके सेम जीनोटाइप के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फिंग बोलते हैं या क्रॉसिंग बोलते हैं। तो हमें बेटा रिजल्ट इसका मिलता है टॉल 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 डॉर्फ। तो हमें कैसा रिजल्ट मिला है बेटा इसमें? हमें टॉल कितने मिले टोटल? टोटल 4 है, तो हम इधर नीचे लिख देंगे 4। टॉल कितने मिले हमें? 3। तो 3/4 हमें क्या मिले? टॉल मिले। इसी तरीके से बेटा हम देखेंगे डॉर्फ।
तो बेटा हमें डॉर्फ कितने मिल रहे हैं? 4 है टोटल। अंडर में 4, कितना डॉर्फ मिला? 1। तो 1/4 हमें मिला डॉर्फ। और टॉल कितना मिल गया हमें? टॉल 3/4, डॉर्फ 1/4। ठीक है। अब ये था हमारा क्रॉसिंग का। क्रॉसिंग के बाद बेटा हमारा सी पॉइंट देखेंगे। पेरेंटल होगा, पेरेंटल। अब ये बेटा जब F1 से जाएगा F2, F3, F4 ऐसे कंटिन्यूस चलता भी जाएगा। अगर उन्हें स्टॉप लेना है तो वो स्टॉप भी ले सकते। ठीक है। अभी देखो जेनेटिक्स का ये वाला देखिए, जिसमें मैं पॉइंट्स ले रहा हूँ। थर्ड वाला जिसको हम बोलेंगे रिजल्ट। रिजल्ट को मैं तुम लोग को जेनेटिकली बताता हूँ रिजल्ट कैसा दिखेगा। जैसे मैंने ये लिया था टॉल, अब इसका मैं जेनेटिक लिख रहा हूँ। प्योर लिए थे ना, प्योर ट्रू ब्रीडिंग लिए थे। डॉर्फ लिया था मैं, डॉर्फ कैसा था? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये कैसे थे? दोनों पेरेंटल थे। उसके बाद हमने इसकी क्या कराई? क्रॉसिंग कराई आपस में। क्रॉसिंग के बाद हमें क्या मिला? सिर्फ टॉल मिला। तो टॉल कैसा दिख रहा है हमारे को? देखो ये टॉल मिला। फिर मैंने इसकी क्रॉसिंग, फिर क्या करा दी हमने? इसकी सेल्फिंग। क्रॉसिंग करने के बाद ही हमें क्या मिला? कौन सा जनरेशन मिला? F1 जनरेशन मिला। सेल्फिंग हमने कराई इसकी। सेल्फिंग कराने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला बेटा? टॉल मिला, टॉल मिला, फिर टॉल मिला, फिर उसके बाद हमें मिल गया डॉर्फ। तो बेटा इसका जेनेटिक्स कैसा रहेगा? इसका जेनेटिक्स कैसा रहेगा? ये टॉल मिला तो एक अपना कैपिटल टी, कैपिटल टी। हमें दो मिलेंगे इस कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक मिलेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, और एक मिलेगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो बेटा इसमें हमें रिजल्ट में क्या आता है ना, देखिए रिजल्ट हमें कैसा मिलता है। रिजल्ट दो टाइप का मिलता है। देखिए बेटा ये स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी दोनों साथ में आए, तो आप लोग पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे हमें टॉल ही क्यों मिला, डॉफ क्यों नहीं मिला? तो बेटा मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा क्योंकि हमारे पास टॉल जो है टी, कैपिटल टी, वो था डोमिनेंट। तो कभी भी जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर करेगा, ना कि रिसेसिव कैरेक्टर। इसलिए यहाँ पे अगर दो डोमिनेंट और रिसेसिव आए तो वहां पे एक्सप्रेस किसका टर्मिनोलॉजी, किसकी मतलब झलक दिखेगी? वहां पे डोमिनेंट की झलक दिखेगी। तो यहाँ पे रिजल्ट आता एक फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रिजल्ट आएगा। जैसे हमारे पास अगर चार हमारे पास ऐसे पौधे लगा दिए, चार पी प्लांट लगा दिए, तो हम उसमें से देख के बता सकते कि तीन पी प्लांट एक साइज के है और एक उसमें छोटा है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? फिनोटिपिक रेशियो। देखो बेटा फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो कैसा रहेगा हमारा जो हमें दिख रहा है? तो हमें कितना टोटल चार है, चार में से कितना हमें मिल रहा? कैपिटल, तो हमें कैपिटल मिल रहा है 3, मतलब डोमिनेंट टॉल मिल रहा है 3, तो हम इधर लिखेंगे 3:2। और हमें डॉट कितना मिल रहा है? तो 1। तो ये हमें फिनोटिपिक रेशियो मिल गया। उसके पास हमें दूसरा रिजल्ट क्या आएगा हमारा? जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो है ना। तो बेटा जीनोटिपिक रेशियो हमें कितना मिल रहा है? यहाँ पे टी, स्मॉल टी, कैपिटल, यहाँ पे जैसा मिलेगा जीनोटिपिक रेशियो, ये एक जीनोटिप टाइप अलग है, ये दोनों सेम है, ये अलग है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जीनोटिप मतलब जो अंदर जेनेटिक्स कैसे है उसके अंदर? ये मिलेगा 1, ये अलग है सबसे। ये हमें एक जैसे मिल रहे हैं 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा 2:2। और ये कैसा मिला हमें? 1। ये मिला 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो कैसे मिला? 3:1। तो बेटा ये उसका था रिजल्ट। ये रिजल्ट मिलेगा हमको हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट का। किससे मिल रहा है हमें को? मोनो हाइब्रिड क्रॉस से मिलेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, लेकिन इससे पहले हम इसका इन्फ्लुएंस पढ़ के ये इसको खत्म करते हैं। ठीक है बच्चा? तो एनसीईआरटी अपनी खोल के रखो ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में। लेट में से मेरा चालू है क्या? ठीक है, द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। 4 था, डी था। हम इसका क्या करेंगे बेटा? कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन है बच्चा क्या हमें दिख रहा था कि जब हमने F1 के बाद
जो हमें उसने जब हमने उसकी सेल्फिंग करे बच्चा, सेल्फिंग करने के बाद हमें दिख रहा था टॉल, वो कैसा था, एक ही था। तो यहाँ पे हमें एक सबसे पहला लिखेंगे, इफ वन जनरेशन resembles only one of the parents। ठीक है बच्चा, इफ वन जनरेशन रिजेम्बल्स ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स, मतलब जो हमारे पेरेंट्स दो थे, एक टॉल था एक डॉफ था, तो हमें इफ वन जनरेशन जो प्रोजेनी मिला वो सिर्फ एक पेरेंट्स को ही दिखा रहा था, जिसका था हमारा टॉल। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट था। अब दूसरा हमारा पॉइंट था, आफ्टर सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन, ये भी कह सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में बताऊंगा किस टाइप से कह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे क्या रहेगा, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन बेटा हो जाता है सेल्फिंग के बाद, तो यहाँ पे हमारा रहेगा आफ्टर सेल्फिंग सेल्फ पॉलिनेशन कंक्लूड्स नो ब्लेंडिंग। मतलब बेटा जो हमें सेल्फिंग के बाद मिल रहा था हमें रिजल्ट, हमें मिला रिजल्ट टॉल, फिर टॉल, फिर टॉल, फिर डॉफ। मतलब यहाँ हमें क्या बताया गया है कि कैरेक्टर का कोई ब्लेंडिंग नहीं हुआ। सेल्फ आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन कैरेक्टर्स, सॉरी कंक्लूज नहीं, कैरेक्टर आना, कैरेक्टर्स नॉट ब्लेंडिंग, कैरेक्टर्स कोई ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब क्या आता है बेटा, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग होना। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट F1 जनरेशन में एक चीज छुप जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक मिक्स होके हमें चीज मिल रही थी जो सिर्फ टॉल पे आ रही थी, लेकिन हमने उसका फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करा, सेल्फ सेल्फिंग कराया, तो सेल्फिंग करने के बाद हमें ये दिखा कि वो कैरेक्टर वापस से आ गया जो हमारा डॉर्फ गायब था। टॉल तो मिला ही हमें, लेकिन हमें क्या मिला, डॉर्फ भी मिला। तो वहां पे क्या दिया कि सेल्फ पॉलिनेशन के बाद हमें ब्लेंडिंग नहीं हुआ, तो ये हमारा कंक्लूजन था। तो बेटा इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड, और अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा दूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। अस्सलाम वालेकुम।